हेलो फ्रेंड्स। परितोष तेजवानी घर आते ही सबसे पहले अपने पिता जगमोहन तेजवानी के पास आया। जगमोहन तेजवानी 83 वर्ष के विधुर वृद्ध थे। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त परितोष भी प्रौढ़ अवस्था में आ चुका था और एक नामचीन पत्रकार है। जगमोहन अपने कमरे में अपनी कुर्सी पर बैठे नित्य की भांति अपने ही विचारों में लीन है। धीमी आवाज में मल्लिका पुखराज के गाने चल रहे हैं। परितोष ने अपने पिता के हाथों को अपने हाथों से नरमी के साथ पकड़ा और बोला, पापा जी। जगमोहन का ध्यान भंग हुआ और पुत्र को देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बिखेर दी। चेहरे की झुर्रियों में भी जगमोहन आंखें उनकी मुस्कान की गवाही दे रही थी। परितोष की आंखों में चमक थी। उसने उस उत्साह से कहा, पापा तैयारू कर लो, हम घरू जाएंगे। पापा तैयारी कर लो, हम घर जाएंगे। जगमोहन एकदम से चंचल हो उठा और बोला, क्या जामपुर? परितोष ने जोर देकर कहा, हाँ। टहू दिहू बाद? हाँ, 3 दिन बाद। जगमोहन ने संक्षिप्त उत्तर दिया, ठीक हूँ, अच्छा है, और अपनी कुर्सी से सर टिकाकर आंख बंद कर ली। परितोष कुछ देर और अन्य प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में बैठा रहा, फिर उठकर चला गया। जगमोहन पुरानी यादों में चला गया था। आज से कोई 70 साल पहले की बात होगी, जब भारत की स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन भी हो गया था। विभाजन रेखा के दोनों तरफ बड़ा कत्लेआम और विस्थापन हुआ था। जगमोहन तेजवानी का परिवार सिंधी परिवार था। जगमोहन के पिता का पंजाब के राजनपुर जिले के जामपुर कस्बे में तंबाकू का व्यापार था। जामपुर सुल्तान पहाड़ियों और सिंधु नदी से बनी मनोरम वादियों में बसा पंजाब पाकिस्तान की सीमा पर सिंध से सटा कस्बा था। 3 भाई बहनों में बहन सबसे बड़ी थी और एक छोटा भाई था। माता पिता के साथ ही जगमोहन के दादा दादी भी रहते थे। दुकान के साथ ही घर था। कुछ जमीन जायदाद भी बना रखी थी। विभाजन के समय जब कत्लेआम शुरू हुआ तो जगमोहन का परिवार भी उस आग की चपेट में आ गया। अपने पूरे परिवार में से बस जगमोहन ही वापस आ पाया था भारत में जगमोहन को उसकी बुआ ने पाला था। जगमोहन के फूफा सरकारी नौकरी में थे। विभाजन के समय सरकारी नौकरी वालों की तो अदला बदली दोनों तरफ की सरकारों ने कर ली थी, लेकिन जो किसान या व्यापारी थे वो आग के दरियाओं को पार करके विस्थापित हुए थे। जगमोहन के परिवार के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ ये कभी भी जगमोहन ने किसी से नहीं बताया। उस समय का जिक्र आते ही जगमोहन एक मौन धारण कर लेता था और उसकी आंखें पनीली हो जाती थी। परितोष ने भी बाकी लोगों की तरह कई बार जानना चाहा था कि उस समय क्या हुआ था, लेकिन जगमोहन ने कभी कुछ नहीं बताया। आज भी जगमोहन को आबिदा परवीन के गीत बहुत सुहाते थे, हालांकि वो विभाजन के बाद पैदा हुई थी। सिंध और पंजाब पाकिस्तान से संबंध समाचारों पर जगमोहन का खास ध्यान रहता था। वह परितोष से कई बार कहता था, कड़ही धरू वतनु छा, कभी घर जाएंगे क्या? जगमोहन ने कभी भी इस विभाजन को स्वीकार ही नहीं किया था। जगमोहन उस विभीषिका से बचकर आ तो गया था, लेकिन शायद अपना बचपन, यौवन, हास्य, विनोद, करुणा सब वही छोड़ आया था। वह एक भावना विहीन शरीर मात्र रह गया था। लेकिन सिंधु के जल प्रवाह की वो मनोरम ध्वनि से उत्पन्न संगीत, सुल्तान पहाड़ियों की हवाओं की वो सुगंध आज भी उसके मन में बसी थी। जो दिल्ली में भी थी, उसको कभी जैसे सहला जाती थी और यूं ही मौन बैठे बैठे उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान आ जाती थी। वो मुस्कान उसे एकदम एक बच्चे की तरह बना देती थी। वो हंसने लगता था, ठेठ सिंधी भाषा में या कभी कभी पंजाबी में कुछ बोल उठता था, जैसे वो लड़ रहा हो, अपने भाई बहनों से तो कभी अपने दोस्तों से। हालांकि जगमोहन को अच्छी हिंदी आती थी। वो खो जाता था कंचों या गिल्ली डंडे के खेल में, फिर शांत हो जाता था। किसी राजनीतिक मजलिस या जुलूस में अगर जगमोहन अल्लाह अकबर का नारा सुनता था तो बेचैन हो उठता था। वो अपने दोनों कानों को अपने हाथों से कसकर भींच लेता था। सबको लगता था कि जगमोहन पागल है।
परंतु अपना कार्य जगमोहन अन्य लोगों से ज़्यादा गंभीरता से और कुशलता से करता था। बस वो किसी के साथ ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। जगमोहन एक अच्छा पिता और पति रहा, लेकिन उसके आचरण में ये असामान्यता हमेशा बनी रही। जगमोहन की बुआ ने और बाद में बेटे परितोष ने उसका इलाज भी करवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। दोनों देशों की सरकारें पुनः संबंध सामान्य करने की प्रक्रिया के दौर में थे। भारत से एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान जा रहा था, जिसमें परितोष भी था। परितोष ने भारतीय विदेश सचिव से अपने पिता के बारे में चर्चा की और उन्हें साथ ले जाने की बात रखी, तो उसे अनुमति मिल गई थी। भारत में पाकिस्तान के राजदूत ने खास व्यवस्था करवाई थी जगमोहन को जामपुर भेजने की। लाहौर में कुछ औपचारिक मित्रवत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद आज जगमोहन जामपुर जा रहा था। भारत की मीडिया पाकिस्तान की दरियादिली की चर्चाओं में तल्लीन थी कि कैसे एक बिछड़े को उसकी जड़ों से मिलवाने को पाकिस्तान सरकार ने मानवता का परिचय दिया है। पाकिस्तानी जनता के जगमोहन के लिए बेहद मार्मिक और अपमत्व लिए संदेश प्रचारित किए जा रहे थे। सत्यता का तो पता नहीं, लेकिन भारतीय मीडिया चैनलों ने दोनों देशों के रिश्तों की बर्फ को पूरी तरह पिघला दिया था। जगमोहन की हालत को देखते हुए उसे मीडिया से बहुत दूर रखा जा रहा था। सरकारी गाड़ी से सेना के 4 जवान, एक पाकिस्तानी पत्रकार, 2 पाकिस्तानी सरकारी अधिकारी जगमोहन और पारितोष को जामपुर ले जा रहे थे। परितोष यहाँ के दृश्य को देखकर मुग्ध था। हिंदू कुश पर्वतमाला का हिस्सा सुल्तान पहाड़ी दिख रही थी। सिंधु नदी ने यहाँ की धरती को उपजाऊ बना रखा था, जिससे यहाँ की हरियाली यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। जगमोहन अपने मन में अपने ही में मगन था। जामपुर कस्बा शुरू भी नहीं हुआ था कि जगमोहन ने एकदम से गाड़ी रुकवा दी। जगमोहन गाड़ी से बाहर आकर चारों तरफ देखने लगा। जगमोहन की दृष्टि कुछ तलाश रही थी। तभी साथ आए पाकिस्तानी पत्रकार, जिसे हिंदी अच्छी आती थी, उसने कहा, यहाँ कभी एक पुराना मंदिर हुआ करता था। नई सड़क बनाने के लिए उसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। परितोष ने उसकी बात सुनकर कहा, लगभग सभी मंदिर रास्तों में आ रहे थे, इसीलिए पाकिस्तान सरकारों ने शिफ्ट कर दिए। ये शिफ्ट शब्द कुछ ज़्यादा ही जोर डालकर बोला था परितोष ने। परितोष के इस कटाक्ष पर पाकिस्तानी पत्रकार ने दृष्टि चुराने का असफल प्रयास किया। जगमोहन को उनके इस वार्तालाप से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी ही धुन में कस्बे की तरफ चल दिया। पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा, सरकार से चलिए, ये 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, बीच में शहर में कहीं होगा आपका ठिकाना। जगमोहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और पैदल ही चलता रहा। जगमोहन के बूढ़े शरीर में ऊर्जा का स्तर एकदम से बढ़ गया था। अब उसके कदम भी नहीं बहक रहे थे। जगमोहन कस्बे के भीतर आ गया था। बहुत ज़्यादा बदल चुका था ये कस्बा। पहले से बड़ा भी हो गया था, लेकिन शायद यहाँ की ज़मीन का हर टुकड़ा पहचानता था जगमोहन को। वो कभी किसी गली में चला जाता, कुछ देर देखता रहता। साथ आया पाकिस्तानी बताता कि यहाँ कभी कोई पुरानी इमारत हुआ करती थी। कभी जगमोहन किसी पुरानी इमारत के सामने रुककर खड़ा हो जाता, उस इमारत के भीतर जाता और घूमकर बाहर आ जाता। वो चले जा रहा था, अपनी पुरानी यादों में खोया। ना जगमोहन किसी से कुछ पूछ पा रहा था, ना ही किसी को कुछ बता रहा था। वो चल रहा था जैसे कहाँ जाना है ये उसने पहले से ही निश्चित किया हुआ है। चलते हुए जगमोहन एक खंडर के सामने जाकर रुक गया। अब तक कुछ सामान्य स्थानीय लोग भी कौतूहलवश साथ हो लिए थे। उस खंडर को देखते ही जो स्थानीय लोग अभी तक इस तमाशे का आनंद से देख रहे थे, उनके सुर्ख चेहरे सफेद हो गए थे। एक स्थानीय मुंह से निकला, शैतानी रूहों का डेरा। परितोष ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो जगमोहन के पास खड़ा हो गया। जगमोहन की आंखों में पूरा शहर घूमते समय पाल सुलभ चमक थी, लेकिन इस खंडर के सामने आते ही उसकी आंखें झरझर बह रही थी। खंडर कभी घर ही था। बाहर एक किनारे पर बड़ा सा कमरा और बरामदा था। आगे फिर बड़ा सा आंगन था। उस आंगन में एक लोहे का खंभा था, जिस पर लटका जीर्ण शीर्ण जंग खाया तराजू आज भी दिख रहा था। कभी मुख्य दरवाजे पर लकड़ी का दरवाजा रहा होगा, क्योंकि जली हुई लकड़ी की देहल आज भी दिख रही थी।
पूरे आंगन में ईंटें बिछी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी ऊंची झाड़ियाँ हो गई थी। आंगन में ही 2 बड़े पेड़ थे जिन पर जंगली बेल चढ़ गई थी। स्थानीय लोग इस खंडर के पास भी नहीं आते थे। देखने में भी ये जगह बहुत डरावनी थी। जगमोहन उस खंडर के भीतर दाखिल होने लगा। तभी एक स्थानीय ने घबराते हुए कहा, साहब, इस जर्रे में तो आदमजात कोई परिंदा भी कभी नहीं बैठा। भयानक रूहें घूमती है यहाँ, रोकिए उन्हें भीतर जाने से। परितोष ने उस आदमी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और जगमोहन के साथ खंडर में भीतर दाखिल हो गया। लेकिन बाहर खड़े स्थानीय लोगों के चेहरे भय से पीले जर्द हो गए थे। जो स्थानीय लोग एक भीड़ के रूप में इनके साथ चल रहे थे, अब वो सब वहां से दूर हो गए। बस उनके साथ आए लोग और 1-2 स्थानीय ही वहां खड़े रह गए थे। जगमोहन ने बाहर के उस कमरे में प्रवेश किया। कभी इसे जलाया गया था, इसका अनुमान कमरे को देखकर हो रहा था। ये इस घर में आत्माओं के होने की जो बातें लोगों के दिलों में बैठ गई थी, उसकी वजह से ये आज 70 साल बाद भी जो का त्यों ही था, जैसा कभी दंगाइयों ने इसे कर दिया था और जगमोहन छोड़ कर गया था। जगमोहन ने बराबर में खड़े परितोष के हाथ को अपनी हथेली से दबाया और बोला, ये हमारी तंबाकू की दुकान थी। पीले रंग की पुताई थी पूरे मकान पर। फिर जगमोहन उस कमरे से बाहर आकर आंगन में आया। बताने लगा, यहाँ बहुत भीड़ रहती थी पूरे दिन। तंबाकू और पैसों का लेन देन होता था। परितोष को अजीब लग रहा था। आज पहली बार जगमोहन बोल रहा था उस समय के बारे में। फिर जगमोहन बाहरी आंगन से मकान के भीतरी हिस्से में प्रविष्ट हो गया। एक बड़ा बरामदा, फिर एक अपेक्षाकृत छोटा आंगन और उसके बाद फिर एक कमरों की पंक्ति। बरामदे में ही ऊपर जाने को जीना था। प्रथम दृष्टि में ही परितोष को इतना दिख गया था। जगमोहन ने अंदर के बरामदे की तरफ इशारा करते कहा, यहाँ मेरी दादी बैठी रहती थी और तेरी बुआ और तेरी दादी भी उनके साथ यही बैठती थी। मैं और तेरा चाचा जब पाठशाला से आ जाते थे तो हम कभी यहाँ बैठ जाते थे। जब माँ घुड़क देती थी तो बाहर चले जाते थे। बाहर से भी पिताजी धमका कर भगा देते थे तो फिर हम दादाजी के पास चले जाते थे। जगमोहन ने एक भीतरी कक्ष की तरफ इशारा करके कहा। बड़ी बड़ी झाड़ियों में जगमोहन यूं ही सरलता से घुसा चला जा रहा था। परितोष भी जैसे उस समय में ही पहुंच गया था। उसे भी इस बात का अनुमान ही नहीं था कि यह कितनी बड़ी झाड़ियां है। वो अपने और जगमोहन के लिए झाड़ियों में रास्ता बनाने का प्रयास जरूर कर रहा था। फिर जगमोहन अंदर आ गया आंगन में। उसके बाद वो एक कमरे में गया। उस कमरे में एक लकड़ी का तख्त पड़ा हुआ था जो आज भी यूं ही था। अंदर पक्का निर्माण होने के कारण झाड़ियां तो नहीं उगी थी, लेकिन मकड़ी के जालों से और धूल और कुछ जंगली बेलों से भरा था वो कमरा। उस घर में कदम रखने से भी सब डरते थे, इसीलिए उस घर का सामान भी किसी ने नहीं छेड़ा था। वहां बस प्रकृति का वास था पूरी तरह से। उस कमरे के भीतर एक और कमरा था। जगमोहन ने उस कमरे में प्रवेश किया। परितोष ने देखा कि 2 सेना के जवान डरते डरते भीतरी आंगन में आकर खड़े हो गए थे। इस भीतरी कक्ष में अंधेरा था, इसीलिए परितोष ने मोबाइल टॉर्च जला ली थी रोशनी के लिए। कमरे के बिल्कुल मध्य में एक पक्का ऊंचा आधार बनाकर एक भंडारण कक्ष बनाया गया हुआ था। पुराने मकानों में इसे बनाया जाता था, जो कच्चा मिट्टी का भी होता था, जिसे सामान्य रूप से अनाज भंडारण के हेतु उपयोग करते थे। जगमोहन उसके आधार के पीछे की तरफ गया और आधार में ही बनी एक खो को देखने लगा। अंधेरा था तो परितोष ने मोबाइल से टॉर्च जला ली थी। जगमोहन ने उस खो में घुसने का प्रयास किया, लेकिन घुस नहीं पाया। जगमोहन बाहरी कक्ष में आ गया। शायद अब वो थक गया था, इसीलिए गर्द और मकड़ी के जालों से भरी दीवार से ही टेक लगाकर खड़ा हो गया। जगमोहन कुछ देर अपने में ही गुम रहा और फिर बोलना शुरू किया। बहुत खुश थे हम यहाँ पर। अच्छा व्यवसाय था तेरे दादा का। लोगों में रसूख भी अच्छा था। यहाँ के मदरसों और मस्जिदों में सबसे ज़्यादा दान तेरे दादा ही करते थे। मैं पूरे दिन मोनीस, अल्लामा के साथ खेलता था। मोनीस का बाप असलाम और अल्लामा का बड़ा भाई मुश्ताक तेरे दादा के यहाँ ही नौकरी करते थे।
असलाम को हम भाई बहन ताया बुलाते थे। जब विभाजन के बाद दंगे शुरू हुए तो तेरे दादा ने यहाँ से जाने का निर्णय कर लिया था। बुआ से भी बात हो गई थी, लेकिन शायद देर कर दी थी पिताजी ने। हमें पाठशाला भेजना बंद कर दिया था। माहौल बदल चुका था एकदम से। उस दोपहर के समय ही पिताजी भी खाना खाकर भीतर ही आराम करने आ गए थे। जगमोहन को एक सिरन सी महसूस हुई। उसका बदन हल्का हल्का सा कपकपा गया। जगमोहन के शरीर की इस हालत को परितोष ने भी अनुभव किया। वो जगमोहन से बोला, पापा आप ठीक तो हो ना, चले क्या? जगमोहन ने ध्यान नहीं दिया और फिर बोलना शुरू किया। मैं दादाजी के साथ इस कमरे में था, तभी शोर शराबा हुआ। कुछ जाने पहचाने नारे भी लग रहे थे, अल्लाह अकबर के। मुझे इन नारों से डर नहीं लगता था। जामपुर और आसपास के कई गांव और कस्बों की मस्जिदें तेरे दादा और परदादा के पैसों से ही बनी थी। मौलवी कहा करते थे, आसपास जहाँ भी रोज़ मुकद्दस अजान होती है या बच्चे तालीम लेते हैं तो आपको ज़रूर दुआ देते हैं, आपको खुदा यूं ही सलामत रखे, आप नज़ीर हो इंसानियत की शाहजी। जगमोहन फिर मौन में खो गया। अब तक वो दोनों सिपाही भी पास आ गए थे और बाहर खड़े बाकी दोनों सिपाही और कर्मचारी भी भीतर आ गए थे। वो सब भी अत्यंत उत्सुकता से जगमोहन को सुन रहे थे। जगमोहन परितोष से हिंदी में ही बात किया करता था। जगमोहन ने मौन को तोड़ते हुए बोलना शुरू किया। शाहजी ही कहते थे तेरे दादा को यहाँ लोग। बाहर जोर जोर से नारों की आवाज़ सुनकर बाकी सब घरवाले कुछ परेशान हो गए थे। पिताजी कमरे से निकले और बाहर आंगन में जाने को ही थे कि तुरंत तेज धमाका हुआ। किसी ने पिताजी को गोली मार दी। घर में चीख पुकार मच गई थी। मेरे दादाजी बाहर की तरफ भागे। वो भीड़ अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए तुरंत अंदर घुस गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस भीड़ में सबसे आगे असलम और मुश्ताक थे, जिन्हें मेरे दादा दादी दिया करते थे, चेटी चंड का हलवा खिलाया करते थे। मुश्ताक ने तलवार से मेरे दादा की गर्दन काट डाली। भीड़ ने दादी को भी मार दिया। तेरे चाचा के जो 18 बरस का था, उसके नाजुक से शरीर को तलवार बलम्मों से चीरकर उसके ऊपर को ही भीड़ गुजर गई। मुश्ताक ने तेरी बुआ जो 14 वर्ष की नहीं थी, उसे यही आंगन में पकड़कर भीड़ से कहा कि ये हमारा इनाम, इन काफिरों की औरत, इन्हें नहीं मारेंगे। भीड़ में से ही एक ने मेरी माँ को पकड़ रखा था। ये वो था जिसे कुछ दिन पहले पिताजी ने उसके बेटे के इलाज के लिए पैसे दिए थे। मैं कमरे में छुपा सब देख रहा था। जगमोहन को एक हिचकी आ गई थी। परितोष, जिसकी आंखों से अब आंसू बिना रुके बह रहे थे, उसने कहा, चलो चलते हैं पापा। जगमोहन ने हाथ के इशारे से मना किया और फिर बोलना शुरू किया। मेरी आंखों के सामने उस भीड़ ने इस आंगन में मेरी बहन और मेरी माँ का, इतना कहकर ही जगमोहन ने लंबी सांस ली और फिर बोला, जो मेरी माँ को काकी ताई बुलाते थे, आज वो वहसियों की तरह उसे नोच रहे थे। मेरी छोटी सी मासूम बहन, जिनको चाचा ताऊ कहती थी, वो उसे नोच रहे थे। मुश्ताक ने कहा कि इसे मैंने ही गोद में जवान किया है, तो सबसे पहला हक मेरा। मेरी बहन और माँ उस भीड़ के लिए इनाम थी, अल्लाह का, और हम सब सजा भुगत रहे थे हिंदू होने की। तेरी दादी और बुआ को तलवार या बंदूक से कत्ल नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें तो इतनी भीड़ ने नोचा कि वो मर गई। तेरी 13 साल की बुआ और दादी में हिस्सा बांटने को पूरा कस्बा खड़ा था और हम सजा भुगत रहे थे हिंदू होने की। तेरी दादी और बुआ को तलवार या बंदूक से कत्ल नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें तो इतनी भीड़ ने नोचा कि वो मर गई। तेरी 13 साल की बुआ और दादी में हिस्सा बांटने को पूरा कस्बा खड़ा था। भीड़ उन दोनों के मर जाने के बाद भी उनकी लाशों को रोचती रही। मेरी बहन चीख रही थी। सबसे उसका कोई न कोई रिश्ता था। कभी कहती भाई छोड़ो, कभी कहती ताया जी दर्द हो रहा है। उस बेचारी को तो बस दर्द का ही एहसास हो रहा था। उसे क्या पता था कि उसके साथ ये सब अल्लाह की हुकूमत कायम करने को किया जा रहा है। फिर उसकी चीखें बंद हो गई थी। मेरी माँ गिड़गिड़ा रही थी। भीड़ के सामने वो बोल रही थी कि जो करना है मेरे साथ कर लो, ये बच्ची है, इसे छोड़ दो। वो सबको पुराने रिश्ते याद दिला रही थी, लेकिन उस भीड़ पर तो एक मजहबी जुनून सवार था। ये सब हो रहा था और भीड़ अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी। मैंने ये देखकर पत्थर
मैं ये देखकर पत्थर हो गया था। शैतानों और भूतों की कहानियाँ कभी कभी दादाजी सुनाया करते थे, लेकिन उन किस्सों के शैतान भी इतने डरावने नहीं थे जितनी वो भीड़ थी, वो इंसानों की भीड़। मुझसे जब नहीं देखा गया तो मैं अंदर जाकर कोठी के नीचे उस कुएं में छुप गया। भीड़ को उनका इनाम मिल गया था, किसी का ध्यान ही नहीं गया मेरी तरफ। वो जितना लूट सकते थे लूटा और फिर बाहर आग लगा दी थी। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन अंदर छुपा रहा। मुझे रोशनी और आदमजात से भी डर लगने लगा था। अंधेरे में बाहर आता और फिर छुप जाता। जो खाने पीने को मिलता घर में खा लेता। उस दिन के बाद मैंने तेरे परिवार के मुर्दों को भी नहीं देखा, क्योंकि मैं रोशनी में बाहर निकलता ही नहीं था। बस एक तीखी बदबू मुर्दा शरीर की नाक में घुस जाती थी। कुछ देर चुप रहने के बाद जगमोहन ने फिर बोलना शुरू किया। एक रात मैं यहाँ से बाहर निकला और चलता चला गया। दिन में छुप जाता, रात में चल पड़ता। फिर मुझे एक जगह भीड़ दिखाई दी। वो शरणार्थियों का शिविर था। वहाँ से मुझे भारत भेज दिया। मुझे फूफा बुआ का पता मालूम था तो उनके पास पहुँचा दिया गया। फिर जगमोहन बाहर आंगन की तरफ चल दिया। अब परितोष की उन पाकिस्तानियों की आंख से पानी बह रहा था। जगमोहन ने अब परितोष ही नहीं, उन पाकिस्तानियों की आंख से भी पानी बह रहा था। जगमोहन ने एक कोने की तरफ उंगली करके कहा, देख, यहाँ चूल्हा था हमारा। हम भाई बहन यहीं पास बैठकर गरम गरम खाते थे। एक कमरे की तरफ उंगली करके जगमोहन बोला, यहाँ हमारी चक्की थी जिसे माँ या दादी चलाती थी। जगमोहन पूरे आंगन में घूम रहा था और अपनी ही धुन में बोल रहा था, माँ सुम्मो बहन डुबीरो जाई, इनानू हलवा खुआ। माँ सुम्मो बहन दुबली हो रही है, इसे हलवा खिला। फिर जगमोहन ठेठ सिंधी में कुछ बोलने लगा जो परितोष की भी समझ में नहीं आया। बस वो सुन रहा था। कभी दादा, कभी दादी, कभी पिताजी तो कभी चाचा लालाराम का नाम। जगमोहन की शारीरिक भावभंगिमा एकदम से एक 13 वर्ष के बच्चे जैसी हो गई थी। फिर जगमोहन उस कमरे में चला गया। परितोष उसके पीछे चल रहा था। जगमोहन का पैर किसी चीज से टकराया। उसने उसे उठाया तो वो टूटा हुआ हुक्का था। जगमोहन ने उसे अपनी छाती से यूं लगा लिया जैसे कोई माँ अपने नवजात बच्चे को बाहों में भर लेती है। जगमोहन उस लकड़ी के तख्त के पास पहुंचा और एक बच्चे की तरफ बोला, दादा नींद आई, तुम्हारी गोदी में आ भी जाओ। दादा नींद आ रही है, तुम्हारी गोदी में आ जाओ। इतना कहने के बाद जगमोहन एक बच्चे की तरह उस वर्षों की गर्द और गंदगी जमे तख्त पर लेट गया। वो कुछ ऐसा लेटा था कोई छोटा बच्चा अपने दादा की गोद में खिलंदरी करके लेट जाता है। परितोष रोकना तो चाहता था अपने पिता को उस धूल और गंदगी भरे तख्त पर लेटने से, लेकिन रोक नहीं पाया। वो देख रहा था आज अपने पिता के रूप में उस 14 साल के जगमोहन को खेलते हुए। जगमोहन तख्त पर लेटकर एकदम शांत हो गया था। परितोष ने कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने जगमोहन को आवाज दी, पप्पा पप्पा। जगमोहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। परितोष ने जगमोहन का कंधा पकड़कर उसे हिलाया तो वो एक तरफ को निढाल होकर लेट गया और उसका हाथ तख्त से नीचे लटक गया। परितोष घबरा गया और जोर से जगमोहन को हिलाकर बोला, पप्पा। एक पाकिस्तानी फौजी ने पास आकर जगमोहन को देखा और परितोष से बोला, सर अब ये कभी नहीं उठेंगे, ये अब अपने परिवार के साथ है। पाक परवरदिगार की उस दुनिया में जहाँ कोई भी मजहबी शैतान इनकी खुशियों को आग नहीं लगा पाएगा। परितोष ने टॉर्च की रोशनी जगमोहन के चेहरे पर डाली तो उस बूढ़े जगमोहन की झुर्रियों से भरे चेहरे में जामनगर के उस बच्चे जगमोहन की झलक दिख रही थी। आप सुन रहे थे सतीश भारद्वाज की लिखी कहानी घरू। कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।